भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। आपको बताते चले, इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहली पारी में बहुत अच्छा खेला, जहां उन्होंने टीम इंडिया के लिए 252 का टारगेट छोड़ा है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, मैच में आपको बता दें, पहली पारी में न्यूजीलैंड शुरुआत काफी अच्छी रही थी, जिसके बाद टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। तो क्या रंजन जी, टीम इंडिया के अंदर पैनिक सिचुएशन देखने को मिला था? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई टीम अगर पावर प्ले में कुछ तेजी से रन बना ले तो इस लेवल पे कोई पैनिक जैसी बात होती है। पैनिक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ, रविंद्र जडेजा और यंग ने एक अच्छी शुरुआत दी। खास करके जो आपको रचिन रविंद्र है, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने काफ़ी तेज़ी से जो है वो रन बनाए और उसका एक दबाव जो है वो टीम इंडिया पर बनाने की कोशिश की। और यही वजह है कि पावर प्ले के अंदर ही वरुण चक्रवर्ती, जो कि भारत के ट्रम्प कार्ड थे, उनको गेंदबाजी के लिए कप्तान को बुलाना पड़ा। और जब एक बार वरुण चक्रवर्ती आते हैं गेंदबाजी करने के लिए तो फिर चीजें धीरे धीरे जो है वो भारत के पक्ष में दिखने लगती हैं। उन्होंने एक बार फिर से यंग को एलबीडब्ल्यू आउट किया और कहना होगा कि जो उनकी गुगली है उसको पढ़ना किसी के लिए भी मुश्किल होती है। और यही चीज जो है यंग के साथ भी हुआ। गेंद ऑफ स्टिक पर टप्पा खा के अंदर की ओर आई। और इनफैक्ट मैं बात करूं तो यंग ही नहीं, उसके बाद जब कुलदीप यादव ने जो विकेट लिए, जब जिस पर उन्होंने रचिन रविंद्र को आउट किया और फिर केन विलियमसन का विकेट लिया, वो भी गुगली ही थी, जिन्हें कि आप चाइना मैन कहते हैं। ये अगर आप गेंद से देखें तो जब बैक ऑफ द हैंड जब गेंद को छोड़ते हैं लोग तो गेंद जो है उल्टी दिशा में घूमती है और वो रेस्ट स्पिनर से बखूबी करते हैं। तो चाहे वरुण चक्रवर्ती की गुगली ने काम किया यंग के मामले में, तो जब कुलदीप यादव आते हैं तो वो रचिन रविंद्र का जो कीमती विकेट था वो निकालते हैं। और चूंकि वो उनके स्पेल की पहली ही गेंद थी और रचिन रविंद्र ने सोचा था कि वो जो आमतौर पर उनकी गेंदें आती हैं, ऑफ स्पिन होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, उस तरह की गेंद डालेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा डाल दिया और गेंद अंदर की तरफ आई, उनके पैड से लगकर विकेट में लगा और रचिन रविंद्र जो है वो आउट होते हैं 37 रन बनाकर सिर्फ 29 गेंदों पर। तो वहां पर रविंद्र के आउट होने के बाद भारतीय टीम ने मैच पर जो है अपना शिकंजा कसना शुरू किया। खास करके अगर आप इंडियन स्पिनर्स की बात करें, और सभी स्पिनर्स ने जो है वो कसी हुई गेंदबाजी की, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, कुलदीप यादव हो, रविंद्र जडेजा तो बिल्कुल अपने ओवर से जल्दी जल्दी पूरा करते चले जा रहे थे। अक्षर पटेल ने जो है वो अच्छी गेंदबाजी की। अगर आप देखें तो जो इंडियन स्पिनर्स हैं उन्होंने कुल 38 ओवर की गेंदबाजी की। अक्षर पटेल का कोटा पूरा नहीं हुआ, लेकिन रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने अपना कोटा पूरा किया है। और इस 38 ओवर में टीम इंडिया के स्पिनर्स ने 144 रन खर्च किए हैं और 5 विकेट जो है उन्होंने जो है वो निकाले हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो इकोनॉमी रही इनकी वो सिर्फ 3.78, मतलब कि 4 रन के से भी थोड़ा सा कम ही रन इन्होंने प्रति ओवर खर्च किया। लेकिन न्यूजीलैंड ने कैश कहां किया? उन्हें पता था कि इस पिच पर इंडियन स्पिनर्स से निपटना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने तेज गेंदबाजों को टारगेट किया। और यहां पर जो सफर करने वाले बॉलर रहे वो रहे मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या। इन दोनों ने मिलाकर कुल 12 ओवर फेंके और इनके 12 ओवर में 104 रन जो है वो बन गए। शमी खासे महंगे साबित हुए, 9 ओवर में 74 रन देकर 1 विकेट उनको मिला, जबकि हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 30 रन जो है वो खर्च किए। तो एक वक्त जब खेल शुरू हुआ था रोमिता, तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 280 देख रही है। जिस तरह की शुरुआत रचिन रविंद्र और यंग ने दी थी तो वहां से 280 बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। लेकिन एक बार जब रचिन रविंद्र आउट होते हैं, इंडियन स्पिनर्स हावी होते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी लगने लगा था कि 230-40 के आसपास का स्कोर बनेगा। लेकिन आखिर में जो है मिचेल ने जो बल्लेबाजी की और उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ब्रेसवेल ने जो पारी खेली और शानदार अर्धशतक लगाया, उसकी बदौलत जो
जो है न्यूजीलैंड की टीम 250 का आंकड़ा पार कर सकी और 251 रन जो है उन्होंने बनाए। देखिए एक चीज और भी देखनी होगी कि जो टीम इंडिया की फील्डिंग रही वो ग्राउंड फील्डिंग तो अच्छी रही, उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो कैचेस पकड़ने की बातें होती हैं वहां पर जो है इंडियन फील्डर से एक दो नहीं कई कैचेस जो है वो छूटे और वो सेफ हैंड से कैच निकले, चाहे श्रेयस अय्यर हो, रोहित शर्मा ने एक मुश्किल कैच छोड़ा, एक कॉटन बोल्ड शमी से छूटा, तो जो कैचेस छूटे उसका जो है एक नुकसान टीम इंडिया को उठाना पड़ा है। अब चूंकि मैच दुबई में हो रहा है, 251 का स्कोर है, तो इसे आप एक चैलेंजिंग टोटल कह सकती हैं, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड की टीम है, उनकी फील्डिंग जो है वो बहुत बेटर है। तो भारतीय फील्डर्स ने जहां कई कैच गंवाए हाथ में आने के बाद, न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है कि उनके फील्डर्स कई कैच बना लेते हैं जो कि कैच दिखता नहीं है। तो ये फर्क है दोनों टीमों में। तो है तो 251, लेकिन इफेक्टिवली इसमें आप 15-20 रन और जोड़ दीजिए, भारत को ऐसा लगेगा कि उसे 265-70 का स्कोर करना है। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग उस तरह की है। तो अब यह देखना है कि इंडियन बैटर्स का अप्रोच कैसा होता है, उस पर अब आगे जाकर मैच जो है वो डिपेंड करेगा, उसका परिणाम आएगा, वही बताएगा कि क्या भारत 2013 के बाद एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनेगा या न्यूजीलैंड की टीम 25 वर्षों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतेगी। रंजन जी, भारत को 252 का टारगेट मिला, आपको क्या लगता है टीम इंडिया उस पर खरी उतर पाएगी? देखिए अगर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी को ही देखें तो भारत ने जो चेज किए हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनका चेज था 260 प्लस का स्कोर था, इनफैक्ट 264 के आसपास का लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम थी, लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया ने वो स्कोर चेज किया है। तो भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में कई चेज जो है सक्सेसफुल चेज किए हैं और एक योजना के अनुसार जो है वो बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं। चाहे आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बात कर लीजिए, वहां पर भी आप देखेंगे कि भारतीय टीम ने अच्छे से चेज किया। तो जो भी चेज यहां पर हुआ है मुश्किल गेंदबाजी के समक्ष, इंडियन बैटर्स अब तक उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। तो अभी क्यों नहीं उतरेंगे, इस सवाल का जवाब नहीं है। ये ठीक है कि ये फाइनल मुकाबला है, एक प्रेशर गेम है, लेकिन एक चीज और भी है कि इंडियन बैटिंग में डेप्थ बहुत है और क्वालिटी जो है इंडियन बैटर्स की वो बहुत आले दर्जे की है। और ये एक चीज जो न्यूजीलैंड के सामने बड़ा चैलेंज है वो ये है कि क्या रोको को वो रोक पाएंगे। रोको मींस रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूं। तो ये दो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं और दोनों का जो आईसीसी टूर्नामेंट में आप प्रदर्शन देखेंगे तो वो बेहतरीन रहा है। अगर रोहित शर्मा ने 55 से ज्यादा के औसत से रन बनाए हैं तो विराट कोहली उनसे 10 रन और अधिक 65 के औसत से जो है वो रन बनाए हैं। लेकिन ये फाइनल मुकाबला है, यहां पर हर मैच जैसे जैसे गुजरेगा आपका जो नर्व है वो प्ले में आना शुरू हो जाएगा। तो यहां स्टील के नर्व की जरूरत जो है बल्लेबाजों को होगी। हां, न्यूजीलैंड की टीम के साथ एक बात है कि जो दर्शकों का समर्थन है वो टीम इंडिया के साथ है, तो उन्हें न्यूजीलैंड की टीम को इंडियन बैटर्स के साथ तो लड़ना ही है। जो स्टेडियम में दर्शक बैठे हैं उनके खिलाफ भी जो है एक तरह से प्रदर्शन करना है, तो काम आसान नहीं है। अभी आप कह सकते हैं कि मैच ऑलमोस्ट बराबरी पर है, हालांकि थोड़ा सा भारत के पक्ष में दिखता है। आप कह सकते हैं कि ये 60-40 का मामला है या 55-45 का मामला है भारत के पक्ष में, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड इस मैच से बाहर है, क्योंकि न्यूजीलैंड जानी जाती है, वो ऐसी टीम है जो ऐसे अवसरों पर तनकर खड़ा होना जानती है। वो स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे बनाने के लिए जानी जाती है और उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए भी जानी जाती है, और यही बातें न्यूजीलैंड की टीम को खतरनाक बनाती हैं।
है। लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया है जिन्होंने कि हाल के वर्षों में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और उनके बैटर्स की आप बात कर लीजिए तो कई मैच विनर्स हैं। रोहित शर्मा चल गए तो वो अकेले मैच जिता देंगे, विराट कोहली चल गए तो वो आपको मैच जिता देंगे, हार्दिक पांड्या चल गए तो वो आपको मैच जिता देंगे, शुभमन गिल जो हैं वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच को खींच सकते हैं, श्रेयस अय्यर उसी तरह के बल्लेबाज हैं, केएल राहुल ने अपने ऊपर एक विश्वास जगाया है कि लोग अब केएल राहुल पर विश्वास कर रहे हैं और इन सब के बीच अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जो है वो भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय बल्लेबाजी में एक डेप्थ दिखता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको शुरुआत कैसी मिलती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर टीम इंडिया कहीं पिछड़ती हुई दिखी है, एक तो फील्डिंग का क्षेत्र था जिस पर हम लोग लगातार बातें कर रहे थे, लेकिन फील्डिंग में तो आज कोई सुधार उस तरह का दिखा नहीं कैचिंग के मामले में। लेकिन बल्लेबाजी में जो एक कमजोरी निकल कर आई है कि ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो बहुत लंबी नहीं हुई है। अब देखना यह भी होगा कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आती है तो जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं उनकी गेंद पिच पर कितना फंसती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या वहां पर ग्रिप है बॉलर्स के लिए? अगर बॉल ग्रिप करता है, टर्न करता है, तब 252 रन बनाने हैं वो छोटा लक्ष्य नहीं होगा, फिर वो एक सम्मानजनक और चैलेंजिंग टारगेट आप कह सकती हैं। लेकिन अगर फंसता नहीं है, जैसे पहली पारी में गेंद बहुत फंसी नहीं है, क्योंकि डेथ ओवर्स में भी हमने देखा कि जब तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तो जो ब्रेसवेल थे या मिचेल थे वो बैकफुट पर खड़े होकर जो है मिचेल इस तरह की शॉट लगा रहे थे और ब्रेसवेल इस तरह से शॉट लगा रहे थे, तो इसका मतलब गेंद बल्ले पर आ रही थी, उतना रुक नहीं रही थी। तो अगर पिच इसी तरह से बिहेव करती रही और डिटीरिएट नहीं करती है पिच और खराब नहीं होती है आगे चलकर, तब तो फिर यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, तब इसे टीम इंडिया आसानी से हासिल कर सकती है। लेकिन अगर पिच ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया तो फिर यह एक बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए कि वो कैसे 252 के स्कोर तक पहुंचती है। लेकिन टीम इंडिया के पोटेंशियल को देखने के बाद यह लगता है कि जो टीम इंडिया है उसके लिए यह लक्ष्य ऐसा है जिसे हासिल किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, तो ये जो एक सूखा है 12 सालों का वो आज खत्म होगा और जो कहते हैं कि सफलता की बारिश होगी और उस सफलता की बारिश के बीच रोहित शर्मा एंड कंपनी टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी उठाएगी। रंजन जी, जैसे फर्स्ट हाफ में हमने बॉलिंग और फील्डिंग का देखा, टीम इंडिया का काफी शानदार प्रदर्शन रहा, वैसे ही आगे अब जैसे कि उन्हें 252 रन का लक्ष्य मिला है तो उसके बाद टीम इंडिया की बैटिंग कैसी रहती है वो देखना काफी रोमांचक होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।